अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने लास्ट पिछले प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, इसका कंप्लीट नेम है। तो इसी से हम कंटिन्यू करते हैं। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो ये साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने ये कहा था कि जो बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। यानी कि इन्होंने ये बात बोली कि जो मेंडल के फैक्टर हैं, जिसको हम लोग जो है वो आज नाम जानते हैं, जिनका जीन्स के नाम से हम इनको जानते हैं। यानी कि इनके मुताबिक अगर हम ये बात मान लें कि जो जीन्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि मेंडल ने ये कहा था ना कि जो जीन्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आज जानते हैं कि वो जीन्स हैं। मेंडल को जीन्स के बारे में नहीं पता था, हम आज जानते हैं कि वो जीन्स थे जिनको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इनका बिहेवियर जो है ना वो क्रोमोसोम के साथ जो है ना वो पैरेलल है। यानी कि अगर क्रोमोसोम आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, या ये फैक्टर आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, बच्चों के अंदर पेरेंट्स से, तो उसके साथ साथ जो क्रोमोसोम होंगे ये भी आगे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपना ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। यानी कि दोनों का बिहेवियर पैरेलल है। यानी कि अगर एक चीज़ आगे जाएगी, जीन्स या ये फैक्टर आगे जाएंगे, तो साथ में क्रोमोसोम भी आगे चले जाएंगे। ये बात है जो है ना, ये बात जो है वो इन्होंने बताई कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। असल में हम ये पढ़ रहे हैं ना कि जी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि क्रोमोसोम भी जो है ना वो इनहेरिट होते हैं, वो आगे विरासत में चले जाते हैं, आगे आगे जो है ना बच्चों में वो पहुंच जाते हैं। इसी चीज़ का नाम क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, के क्रोमोसोम भी आगे ट्रांसफर होते हैं। ओके, अब इस चीज़ को हम ये यहाँ पे मैं 6 पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना, ये आपके बड़े काम आएंगे। इसमें आपको मैं समरी बताऊंगा कि इसमें असल में वो किस तरह हमें जो है ना इस तरफ लेके आ रहा है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के क्रोमोसोम भी आगे ट्रांसफर होते हैं, और जीन्स वगैरह जो कि मेंडल ने कहे थे वो उनके ऊपर लगे होते हैं। अब आप देखें, कहता है कि जी अगर हम जो है ना एनालाइज करें ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि जिसमें जो है वो यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि जिसके अंदर जो है वो स्पर्म और एग आपस में कंबाइन करते हैं, स्पर्म प्लस एग आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इफ मेंडल इज करेक्ट, देन दीज टू गैमेट्स मस्ट टेक पार्ट इक्वली इन द हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर हम ये मान लें कि मेंडल जो था ये सही था, मेंडल ने जो बात बोली थी कि भाई कुछ फैक्टर होते हैं जो आगे ट्रांसफर होते हैं, अगर हम ये बात मान लें मेंडल की, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर जो है ना जो स्पर्म और एग, यानी कि जो दोनों जो ये गैमीट्स हैं, इनको बराबर यानी कि इक्वली आगे जो है ना वो जो फैक्टर हैं जिनको हम आज जीन्स का नाम दे रहे हैं, या जिनको हम या जिनको ये क्रोमोसोम कह रहे हैं, कि क्रोमोसोम के जरिए भी आगे ट्रांसफर होते हैं, तो ये स्पर्म और एग को ना इक्वली जो है ना वो मटेरियल आगे ट्रांसफर जो है वो करना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि दोनों जो ये मेटल के ये हमारे पास स्पर्म और एग हैं, अगर ये दोनों आगे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने जो है वो हेरिडिटी मटेरियल को, तो दोनों को बराबर करना चाहिए, स्पर्म को भी और एग को भी जो है जाइगोट के अंदर इक्वली जो है वो हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। यानी कि बराबर बराबर आगे जो वो फैक्टर हैं, जीन्स हैं, या जिनको हम अभी क्रोमोसोम भी कह रहे हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर जो होते हैं वो क्रोमोसोम आगे दोनों की तरफ से बराबर आए, या दोनों की तरफ से इनके स्पर्म और एग दोनों की तरफ से जाइगोट के अंदर जो जीन्स हैं वो बराबर आगे आ जाएं। ठीक है ना, बात समझ लग रही है ना आपको कि ये इस तरीके से होना चाहिए अगर मेंडल सही है तो, क्योंकि मेंडल ने कहा था ना कि पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ओके, नाउ स्पर्म हैव लिटिल साइटोप्लाज्म देन द एग। हमें ये पता है कि स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है, स्पर्म भी एक सेल है, एग भी एक सेल है। स्पर्म का साइटोप्लाज्म स्मॉल होता है, थोड़ा होता है, एग के जो है वो एज कंपेयर टू एग, ठीक है, एग में ज़्यादा होता है। अच्छा, अब कह रहा है जी हमें ये भी पता है कि ओनली न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म टेक या फर्टिलाइज द एग, सिर्फ जो एग होता है ना उसके अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस जाता है। अच्छा, अब इससे आगे क्या बात पता लगी,
सो अगर न्यूक्लियस आगे जाता है एग के अंदर, सो हेरिडिटी यूनिट मस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड क्रोमोसोम आर आल्सो फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि इससे ये बात पता लगी कि भाई अगर स्पर्म जो है ना, वो उसका जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज कर रहा है और जाइगोट को बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो हेरिडिटी जो फैक्टर हैं, जिनको हम जीन्स का नाम दे रहे हैं, या जिनको हम लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर होते हैं या जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं, तो क्रोमोसोम है तो जीन्स भी उसके ऊपर ही होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम भी डीएनए से बना होता है। तो क्रोमोसोम का ही एक पार्ट जो है वो जीन कहलाता है। क्रोमोसोम डीएनए से बना है ना, तो डीएनए का एक हिस्सा जीन कहलाता है। और अब यही इससे ये बात पता लग रही है कि जो स्पर्म है उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस है वही आगे ट्रांसफर होता है एग के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो इससे ये बात पता लगी कि भाई क्रोमोसोम ही आगे जा रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं ट्रांसफर होता, साइटोप्लाज्म नहीं जाता एग के अंदर। स्पर्म का न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए है, यानी कि उसमें क्रोमोसोम भी हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो ही आगे जा रहा है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, क्रोमोसोम आगे जाते हैं और जीन्स उनके ऊपर लगे होते हैं। ठीक है ना। ओके जी। अब एक यहाँ पे ना ऑब्जेक्शन लगा था, ऑब्जेक्शन ओवर सटन, जो है ना ये वाला साइंटिस्ट जो है वॉल्टर सटन, इसके ऊपर ना एक ऑब्जेक्शन लगा बड़ा सीरियस किस्म का। वो क्या था ये भी आप समझ लें। यार अगर हम ये मान लें कि मेंडेलियन फैक्टर्स जो है ना वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम आगे जा रहे हैं और जाहिर बात है उसके ऊपर जीन्स लगे हैं, या जिसको हम मेंडेलियन फैक्टर कह रहे हैं, जीन्स को हम कहते हैं मेंडेलियन फैक्टर। यानी कि जो मेंडल के मुताबिक कोई चीज़ है या एलिमेंट्स है या फैक्टर हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, हम उनको आज जीन्स के नाम से जानते हैं। मेंडल ने उसको उनका फैक्टर कहा था। अच्छा, अगर हम ये मान लीजिए क्रोमोसोम के ऊपर जो है ना ये जीन्स लगे हुए हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ये फैक्टर या जीन्स लगे हुए हैं, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं देन द क्रोमोसोम इन एनी इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें नंबर ऑफ जीन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, वो कम होता है। तो ये बात जो है ना समझ नहीं आई कि भाई ये जो है ना क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम है, जीन्स का नंबर ज़्यादा है। क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं ना कि भाई क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, साथ जीन्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन जीन्स का नंबर क्यों ज़्यादा है, जीन्स का नंबर क्यों क्यों ज़्यादा है। तो इससे सटन की थ्योरी जो है ना ज़रा वो थोड़ी सी उसको जो है परेशानी हुई कि भाई ये जो है ना ऑब्जेक्शन तो सही था, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ टी एच मॉर्गन, इसने एक कंट्रीब्यूशन किया। इसने कहा भाई, इसने ना एक मैकेनिज्म डिस्कवर किया, वो हम जो है वो ये जीन लिंकेज मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस जो हमने अपना पढ़ा है ना, चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर हमने इनहेरिटेंस में स्टडी किया था जीन लिंकेज के बारे में, जिसमें ये मॉर्गन ने स्टडी किया था इसको, ड्रोसोफिला को, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इसने कहा था कि जो जीन लिंकेज होती है, यानी कि जीन्स जो होते हैं ना जो आगे ट्रांसफर होते हैं, सारे जीन्स सेपरेट नहीं होते, बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। फर्ज कर लें अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो उसके ऊपर ए जीन, बी जीन, सी, डी, ई, ये 5 जीन्स का ग्रुप है। अब क्रोमोसोम तो एक है, जीन्स 5 है। अच्छा, अब इसने ये बात बताई कि भाई जब ये क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर होगा ना, साथ ये पूरे का पूरा जो जीन्स का ग्रुप है ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जीन्स ने अलग अलग होकर ही ट्रांसफर होना है, जीन्स का पूरा जो ग्रुप है ये भी आगे ट्रांसफर होता है। ये इसने प्रूफ दिया था जीन लिंकेज के अंदर। इससे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया कि भाई जीन्स जो है वो ज़्यादा हैं और क्रोमोसोम जो आगे जा रहे हैं वो थोड़े हैं। तो ये बात यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि भाई जीन्स के ग्रुप्स होते हैं जो पूरे का पूरे ग्रुप भी आगे जा सकते हैं। तो मतलब ये वाली बात भी उसने क्या कर दी, आने वाले टाइम में 1902 में, सॉरी 1910 में इसने ये बात क्लियर कर दी। ओके, अब उसके बाद छोटा सा टॉपिक है सार इसकी, हम ये देख के नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ये हम यहाँ पे पढ़ के कल हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे और केमिकल और कंपोजिशन ऑफ जो है वो क्रोमाटिन स्टडी करेंगे, या क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे, इसकी कंपोजिशन को कम्प्लीटली। अब यहाँ पे देखें क्रोमोसोम हमारे आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक क्रोमोसोम है, इसका सिंगल क्रोमाटिड है। ये भी एक क्रोमोसोम है, इसके एक क्रोमाटिड इसका ये वाला है, एक इसका क्रोमाटिड ये वाला है। ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि ये भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, ये भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसके अंदर 1 और 2 दो क्रोमाटिड हैं, इसके अंदर 1 क्रोमाटिड है। क्रोमाटिड जो है डुप्लीकेट भी होते रहते हैं, आपको इस चीज़ का पता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ओके,
अब ये वाला क्रोमाटिड है, एक ये वाला क्रोमाटिड है, इन दोनों को मिला के हम नाम दे सकते हैं क्या, सिस्टर क्रोमाटिड। इस क्रोमाटिड को हम आर्म आर्म भी कहते हैं, बाजू भी कहते हैं, एक आर्म ये है एक आर्म ये है। ओके, क्रोमोसोम यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो है वो स्पिंडल फाइबर वगैरह आकर अटैच होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, यहाँ पे ना ये स्पिंडल फाइबर वगैरह यहाँ पे आके अटैच होते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का यही काम होता है। और along the length of the chromosome there are some point which contain another constriction, another small groove. It is called secondary constriction and it help to give rise nucleoli. जब ये सेल डिवीजन के बाद जो है ये वाला जो रीजन है ये न्यूक्लियोलाई को क्या करता है, उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है जी, इसका ये फंक्शन है। कुछ यहाँ पे एक यहाँ पे पोर्शन है, इसको बोलते हैं सेटेलाइट, बिल्कुल टॉप पे होता है, इसको बोलते हैं ये जंक डीएनए है। इसमें ऐसा डीएनए है जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको ये तो पता है ना क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ओके, ये बात बेसिक बात है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। तो सेटेलाइट क्लियर हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, क्रोमाटिड क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो है ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी, ये इसका सेंट्रोमेयर है जहाँ से आपस में ये दोनों क्रोमाटिड अटैच हैं, और ये यहाँ पे इसका सेंट्रोमेयर है, ये भी एक हमारे पास क्या है क्रोमोसोम है। सिंगल क्रोमोसोम का भी सेंट्रोमेयर होता है, डबल क्रोमाटिड वाले क्रोमोसोम का भी सेंट्रोमेयर होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।